नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब लोग बहुत सही हो, आप घर पे हो, सुरक्षित हो। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो मोदी सरकार ने 12 मई को 8 बजे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ रुपीस का। वो लोग एक्शन प्लान है जिसका नाम वो लोगों ने आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा हुआ है। उसका पार्ट 1 जो आज निर्मला सीतारमन ने 13 मई 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 बजे डिक्लेयर किया हुआ है, उसका पार्ट 1 है बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स है, एमएसएमई है, एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट्स है, टैक्स पेयर्स के लिए बेनिफिट्स है, रियल एस्टेट सेक्टर के रजिस्ट्रेशन रिलेटेड बेनिफिट्स है, एनबीएफसीज के लिए बेनिफिट्स है। वो सब डिस्कस करते हैं। क्या है पार्ट 1 देखते हैं हम लोग। जैसा कि आपको पता है कि ये अलग अलग पार्ट्स में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में बताने वाले हैं। 2 से 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी और हर एक बंदे को जो 20 लाख करोड़ का ये लोग जो एक्शन प्लान है वो अलग अलग सेक्टर वाइज जैसे जैसे डिवाइड करके डिक्लेयर करने वाले हैं। सो पार्ट 1 डिक्लेयर आज हो चुका है। हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या डिस्कस किया हुआ है। पहले कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजन है कि जो 20 लाख करोड़ का ये लोग स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज लाए हैं जो इंडिया की टोटल जीडीपी का 10% पार्ट है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान कि भाई हम लोग हमारी लोकल ब्रांड्स को ये सपोर्ट करें और पूरे सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट किया हुआ है। देखते बात करते हैं। पहले जो निर्मला सीतारमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो ये प्रेस रिलीज आई है, जो पीडीएफ फाइल आई है, उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो सबसे पहले इकोनॉमिक पैकेज आया था, ये उसकी बात है। उन्होंने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। हम लोग इन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली वो बात करेंगे कि भाई आज के जो एजेंडा था उसमें क्या था। ये मेजर पॉइंट्स हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। पहले हम लोग सबसे पहले जो मेजर पॉइंट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट है ₹3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक loans for businesses including MSMEs. Okay, ₹20,000 crore subordinate debt for MSMEs. Okay, ₹50,000 crore equity infusion through MSME fund of funds. New definition of MSMEs global tender to be disallowed up to ₹200 crores. Other interventions for MSMEs. ये जो 6 स्टेप्स थे वो स्पेसिफिकली एमएसएमईज के लिए थे। अब हम लोग ईपीएफ के बारे में बात करेंगे। ₹2500 करोड़ ईपीएफ सपोर्ट फॉर बिजनेसेस एंड वर्कर्स फॉर 3 months. ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 months. ओके, ₹30,000 करोड़ लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर एनबीएफसीज, ₹45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर एनबीएफसीज। ये दोनों पॉइंट है स्पेसिफिकली एनबीएफसीज के लिए। ₹90,000 करोड़ लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कॉम्स जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके लिए। रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स, एक्सटेंशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अंडर रेरा। ₹50,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू टीडीएस टीसीएस रिडक्शन और अदर डायरेक्ट टैक्स मेजर्स जिसमें इंक्लूडिंग है एक्सटेंशंस ऑफ रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट्स एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स। आइए हम लोग एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी बिजनेसेस में बहुत खराब टाइम चल रहा है। एमएसएमईज उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। गवर्नमेंट ने क्लियरली लिखा है हैव बीन बैडली हिट ड्यू टू कोविड-19, नीड एडिशनल फंडिंग टू मीट ऑपरेशनल लायबिलिटीज बिल्ट अप बाय रॉ मटेरियल्स एंड रीस्टार्ट बिजनेस को रीस्टार्ट करने में, रॉ मटेरियल बाय करने में उनको पैसे की ज़रूर है। तो उन लोगों ने लोन फॉर्म में ये रिफॉर्म लाया हुआ है कि भाई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिजनेस एमएसएमईज फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसीज अप टू 20% ऑफ एंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एज ऑन 29 फरवरी 2020। अगर 29 फरवरी 2020 तक में आपका जितना आउटस्टैंडिंग क्रेडिट था, न्यू लोन्स नहीं, आपका 29 फेब से पहले जितना भी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट था उसका 20% तक का ये आपको सपोर्ट करने का बोलेंगे। borrowers with up to ₹25 crore outstanding and ₹100 crore turnover eligible। अगर आपका बोरोइंग 25 करोड़ से कम है और आपका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो ही आपको ये आप इसमें एलिजिबल हो। लोन का टेन्योर होगा 4 साल का और उसमें स्टार्टिंग का 1 साल जो है मोराटोरियम पीरियड रहेगा। उसमें आपको कोई भी प्रिंसिपल का रीपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंटरेस्ट होगा
उसमें भी ये लोग कैप करने का कुछ सोच रहे हैं। 100% क्रेडिट गारंटी कवर टू बैंक्स एंड एनबीएफसी ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यानी आपका जो लोन रहेगा उसमें आपको कोई भी गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। पूरी गारंटी का कवर गवर्नमेंट की साइड से रहेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के अमाउंट पे। ये आप स्कीम को अवेल कर सकते हो 31 अक्टूबर 2020 से पहले पहले। और ऑन एन एवरेज 45 लाख यूनिट्स कैन रिज्यूम बिजनेस एक्टिविटी एंड सेफगार्ड जॉब्स। ओके, सो फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ₹25,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमईज। जो स्ट्रेस्ड एमएसएमईज है जिनके पास ऑलरेडी एनपीए हो चुके हैं या होने की कगार पे है, ये चीज़ उनके लिए है। GOI will facilitate provision of ₹20,000 crore as subordinate debt, यानी वो लोग 20,000 करोड़ तक का सबऑर्डिनेट डेट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। 2 लाख MSMEs आर लाइकली टू बी बेनिफिट। ये स्कीम की वजह से 2 लाख के आसपास का MSMEs को बेनिफिट होने वाला है। फंक्शनिंग MSMEs विच आर NPA और आर स्ट्रेस्ड विल बी एलिजिबल। जो NPA हो चुके या फिर NPA होने की कगार पे है वो लोगों को बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ सपोर्ट ₹4,000 करोड़ टू CGTMSE। अब आपको ये डाउट होगा कि CGTMSE क्या है। CGTMSE का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। वो एक फंड है जो MSMEs को क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करता है। सो विल प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट टू बैंक्स। मतलब अगर बैंक MSMEs को, बिजनेसेस को लोन दे रही है जो स्ट्रेस्ड है या फिर NPA है, तो वो उनको गारंटी के फॉर्म में CGTMSE सपोर्ट करेगा। प्रमोटर्स ऑफ द MSME विल बी गिवन डेट बाय बैंक्स विच विल बी देन इन्फ्यूज्ड बाय प्रमोटर एज इक्विटी इन द यूनिट। ओके, यानी मतलब पूरा प्लानिंग है कि भी स्ट्रेस्ड MSMEs है उनको भी हम लोग कैसे नॉर्मल वन की कंडीशन में ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ₹50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर MSMEs थ्रू फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड स्कीम्स के थ्रू ये MSME में इक्विटी इन्फ्यूजन करने का प्लानिंग है। MSMEs फेस सेवियर शॉर्टेज ऑफ इक्विटी। MSMEs ज़्यादातर लोन पे फंक्शन करते हैं, उनको इक्विटी का हमेशा से शॉर्टेज रहता है। सो इन लोगों ने एक कॉर्पस 10,000 करोड़ रुपीज़ का बनाने वाला है। विल प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग फॉर MSMEs विद ग्रोथ पोटेंशियल एंड वायबिलिटी। जो MSMEs में ग्रोथ और पोटेंशियल होगा उसमें ये लोग इक्विटी फंडिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। ये लोग जो फॉर्म में प्रोवाइड करने वाले हैं वो मदर फंड और डॉटर फंड में डिवाइडेड होगा। फंड स्ट्रक्चर विल हेल्प लिवरेज ₹50,000 करोड़ ऑफ फंड्स एट डॉटर फंड्स लेवल, विल हेल्प टू एक्सपांड MSMEs size as well as capacity, will encourage MSMEs to get listed on main board of stock exchanges। न्यू डेफिनेशन ऑफ MSME बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनली गवर्नमेंट MSME की डेफिनेशन लोगों के फेवर में अमेंड किया हुआ है, उसका क्राइटेरिया बढ़ा दिया है। देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। ये लोगों ने क्या किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट। अभी तक ऐसा था कि MSME में सिर्फ इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया था, लेकिन अब से MSME में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों का क्राइटेरिया रहेगा। पहले ऐसा था कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग क्राइटेरियाज थे, सर्विस के लिए अलग क्राइटेरियाज थे, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए सब सेम क्राइटेरियाज लगेंगे, कोई भी लिमिट्स लगेगी वो सेम लगेगी। ये पूरा चार्ट है वो जो बताता है कि आपका एग्जिस्टिंग MSME क्लासिफिकेशन क्या था और रिवाइज क्या था। हम लोग एग्जिस्टिंग वाले में सिर्फ ये देख लेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का अलग अलग क्राइटेरिया था और सिर्फ इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है। अब देख सकते हो, अब ये जो न्यू स्कीम है हम लोग उसकी डिटेल में बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर है। इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर नहीं है, यानी आपको दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो किसको बोलेंगे, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होगा, टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगा, वो माइक्रो एंटरप्राइज के नाम से जाना जाएगा। इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होगा, वो स्मॉल एंटरप्राइज के नाम से जाना जाएगा। और इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम और टर्नओवर 100 करोड़ से कम होगा तो वो मीडियम एंटरप्राइज में फॉल होगा। क्लासिफिकेशन उसको बहुत वाइड कर दिया है, बहुत सारा रीच बढ़ेगा गवर्नमेंट का। बहुत सारे एंटरप्राइजेस जो फॉल नहीं करते थे इसमें सब में, वो अब फॉल कर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू ₹200 करोड़। ये बहुत 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 बड़ा रिलीफ है जो लोकल MSMEs और बिजनेसेस है उनको प्रमोट करने के लिए। अब से गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो होगा उसमें ग्लोबल टेंडर्स विल बी नॉट अलाउड अप टू ₹200 करोड़।
200 करोड़ तक के जो भी टेंडर्स है उसमें बाहर की, इंडिया के बाहर के जितनी भी कंपनीज है वो अब से अलाउड नहीं करेंगे उनको टेंडर फिल करने के लिए। यानी सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट होगा लोकल बिजनेसेस को और एमएसएमईज को। यानी गवर्नमेंट 200 करोड़ तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सब में जो भी प्रोक्योरमेंट होगा वो डायरेक्ट इंडिया से ही होगा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, जिससे एमएसएमईज का बिजनेस अनदर लेवल पे बढ़ने वाला है। अदर इंटरवेंशंस फॉर एमएसएमईज, और क्या क्या प्रॉब्लम है एमएसएमईज को? जनरली लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहता है, उनको मार्केट, जो एक्चुअल मार्केट सेल करने के लिए वो नहीं मिल पाता है। ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशन जो प्रमोशन के लिए किए जाते हैं, एमएसएमईज के पास इतना फंड्स नहीं होता है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं बहुत बार, और उनको नॉलेज नहीं होता है, वो मार्केट प्लेस डेवलप नहीं हुआ है। सो ये लोग ई मार्केट लिंकेज का कुछ फंक्शन लाने वाले हैं। ये लोगों ने फिनटेक से बात किया हुआ है कि भाई जो ये ई मार्केट प्लेस डेवलप करने वाले हैं उसमें ट्रांजैक्शन जितना होता है उसके बेसिस पे आप एमएसएमईज को फंडिंग स्टार्ट करो, उसके बेसिस पे आप उनको लेंडिंग स्टार्ट करो, लोन स्टार्ट करो, ऐसा कुछ कंसेप्ट डेवलप करने वाले हैं। Government has been continuously monitoring settlement of dues to MSME vendors from government and central public sector undertakings। जो गवर्नमेंट के और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उनके जितने भी ड्यूज है एमएसएमईज को, वो सब ये लोग फटाफट से क्लियर करने का सोच रहे हैं। वो सब 45 डेज के अंदर क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 2500 करोड़ ईपीएफ सपोर्ट फॉर बिजनेसेस एंड वर्कर्स फॉर 3 more months। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ये लोगों ने पहले जो इंट्रोड्यूस किया था उसमें 12% ऑफ एम्प्लॉयर्स और 12% ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, वो गवर्नमेंट एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट्स है उनके खाते में 12% का जो कंट्रीब्यूशन था, 12% प्लस 12%, वो गवर्नमेंट खुद उनके हिसाब से डालने वाले थे। वो उन्होंने एक्सटेंड करके, जो पहले मार्च, अप्रैल और मई के लिए था, वो एक्सटेंड करके जून, जुलाई और अगस्त और 3 महीने के लिए कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 months। इससे लिक्विडिटी सपोर्ट होगा 6,750 करोड़ रुपीज़। जो एंटरप्राइजेस ऊपर वाला जो ये रिलीफ है उसमें फॉल नहीं करते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने फंडिंग नहीं किया था फॉर ईपीएफ, तो वो जो बिजनेस जो ऊपर फॉल नहीं करते हैं वो लोगों को ये लोगों ने रिलीफ दिया हुआ है कि भाई आपको जो 12% का रेट था ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का वो कम होके 10% हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 3 months। ये बहुत बड़ा स्टेप है। सारे बिजनेसेस अब जो भी है एलिजिबल होंगे इसमें, उनको 12% की जगह पे 10% लोअर करना है, ताकि एम्प्लॉय की सैलरी में से भी 10% लोअर डिडक्शन होगा, 2% का उनको भी सेविंग्स होगा, तो उनको जेब में उनके पास पैसे ज़्यादा आएंगे। यानी टेक होम जो सैलरी होता है वो एम्प्लॉयज की ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन सीपीएससीज और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है वो लोग स्टिल 12% ही कंट्रीब्यूट करेंगे। 30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसीज, ये स्पेसिफिकली एनबीएफसी के लिए स्कीम दिया हुआ है। इसको हम लोग इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, अगर आपको चाहिए होगा तो हम लोग इस पर अलग से एक वीडियो बना देंगे। ₹45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर एनबीएफसीज, ये भी एनबीएफसी के लिए इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ₹90,000 करोड़ लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कॉम्स, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो लोग ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम में है, तो वो लोग उनका जो डेट्स है, जो पावर जनरेटिंग कंपनीज है उनके लिए, तो उन लोगों को लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो पावर जनरेटिंग कंपनीज के ड्यूज क्लियर कर पाए, तो ये उसकी स्कीम है। रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स है जो सेंट्रल एजेंसीज, रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उनके लिए काम करते हैं इन फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन या फिर उनको गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं, तो उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, उनकी सबकी ड्यू डेट्स अप टू 6 months, डायरेक्ट 6 months नहीं है, अप टू 6 months एक्सटेंड कर दी गई है। यानी तब तक में अगर वो लोग उनका जितना भी कंडीशंस है फुलफिल कर देते हैं, उनका जो रिक्वायरमेंट्स है वो सप्लाई कर देते हैं, तो उनको कोई भी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका वायोलेशन नहीं होगा, उनको एक्स्ट्रा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करने का कुछ एक्स्ट्रा पेनल्टी कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट एजेंसीज टू पार्शियली रिलीज बैंक गारंटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज है वो उनके फेवर में बैंक गारंटीज इशू करेंगे ताकि उनका कैश फ्लो बना रहे। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अंडर रेरा। जैसे कि आप सभी जानते हो कि रेरा नेशन वाइड नहीं है, वो स्टेट स्पेसिफिक एक्ट्स बने हुए हैं, तो ये लोग स्टेट स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ को गाइड करेंगे कि भाई रेरा में जो जो रजिस्ट्रेशन के क्राइटेरियाज है उनको सबको आप एक्सटेंड कर दो। क्लियरली लिखा हुआ है ट्रीट कोविड-19 एज एन इवेंट ऑफ
फोर्स मैजोर अंडर रेरा, मतलब कि ये एक्ट ऑफ गॉड माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन जितना भी कंप्लीशन का क्राइटेरिया है, रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया है, वो सब एक्सटेंड करके 6 मंथ से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जो 25 मार्च के बाद एक्सपायर हो रहा था, इश्यू फ्रेश प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स ऑटोमेटिकली विद रिवाइज टाइमलाइंस। सो ये टोटली रियल एस्टेट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए क्या हुआ है, लिक्विडिटी थ्रू TDS एंड TCS रेट रिडक्शन। प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा ध्यान देना। हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि TDS के जो रेट्स है फॉर नॉन सैलराइज, यानी सेक्शन 192B वाले नहीं, उसके अलावा के जितने भी सेक्शंस के रेट्स हैं और TCS के जो रेट्स है, वो सब का रेट जो है वो 25% से कम हो जाएगा। मतलब अगर आपका पहले 10% रेट था तो अब आपका 25% कम हो जाएगा, मतलब अब आपका 7.5% रेट हो जाएगा। अगर आपका पहले 5% था तो उसमें से 25% यानी 1.25 कम हो जाएगा और उतना एप्लीकेबल रिड्यूस रेट आपको लगेगा। कौन कौन से सेक्शंस को ये एप्लीकेबल होगा, 194C कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज एटसेट्रा शैल बी एलिजिबल फॉर दिस reduced rate of TDS. This reduction shall be applicable for the remaining part of financial year 2020-21, that is from tomorrow to 31st of March 2021. Yes, जो भी रेट्स है, रिड्यूस रेट्स है, वो सिर्फ और सिर्फ ये फाइनेंशियल ईयर जो अभी 14 मई से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2021 तक ही एप्लीकेबल रहेगा। मतलब 31 मार्च 2021 के बाद 1 अप्रैल 2021 से आपको रेगुलर डेट्स ही एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स मेजर्स, ऑल पेंडिंग रिफंड्स टू चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLPs, कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी इशूड इमीडिएटली। पहले वाला जो ये लोगों ने इकोनॉमिक पैकेज रिलीज किया था उसमें अप टू 5 लाख तक के जितने भी रिफंड थे वो लोग सब प्रोसेस कर दिए थे। अब जो बाकी के पेंडिंग रिफंड्स है वो प्रोसेस करने की बात हुई है। ड्यू डेट ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 31 जुलाई एंड 31 अक्टूबर टू 30 नवंबर। सारे रिटर्न जितने भी ITR 1 से लेके 7 तक के जितने भी ITRs है सबकी डेट एक्सटेंड होके 30 नवंबर 2020 कर दी है। टैक्स ऑडिट की जो फाइलिंग डेट है वो 30 सितंबर थी, उसको एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर कर दी है। सो 2 डेट का एक्सटेंशन है। रिटर्न फाइलिंग की डेट 30 नवंबर हो गई है, टैक्स ऑडिट की डेट 31 अक्टूबर 2020 हो गई है। नेक्स्ट है डेट ऑफ असेसमेंट्स गेटिंग पार्ड ऑन 30 September 2020 extended to 31st December and those getting barred on 31st March 2020-21 will be extended to 30th September 2021। जो असेसमेंट की डेट्स थी वो एक्सटेंड कर दी गई है। विवाद से विश्वास स्कीम जो था उसका आपको एडिशनल कोई अमाउंट पे नहीं करना है, लेकिन जो आपका ड्यू था वो आप अब 31 दिसंबर 2020 तक पे कर सकते हो। थैंक यू। ये पार्ट 1 था इकोनॉमिक पैकेज का, जो 20 लाख करोड़ रुपीज़ का इकोनॉमिक पैकेज है उसका पार्ट 1 था। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप ऐसे ही रेगुलर वीडियोस चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप में आप इनबॉक्स में आपका अपडेट्स चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख के सेंड कीजिए 7698082082। थैंक यू।